चंदनपुर नाम का एक छोटा सा शांत गांव है। उस गांव का पुलिस स्टेशन भी गांव के शांत माहौल की तरह ही एकदम खामोश रहता है। स्टेशन के अंदर एक छोटी साफ सुथरी रसोई है। वहां हवलदार रमेश गैस चूल्हे के सामने किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे एक शूरवीर योद्धा की तरह तन कर खड़ा है। तभी कांस्टेबल गीता हाथ में एक बड़ा प्लास्टिक का थैला लेकर अंदर आती है। उस थैले से ताजे खड़े मसालों की महक आ रही है। गीता थैले को टेबल पर रखते हुए, रमेश जी ये लीजिए, जो जो आपने मंगवाया था वो सब ले आई हूँ। बाजार में मिलने वाला सबसे बेहतरीन और चुन चुन कर लाया गया ताज़ा चिकन, उम्दा क्वालिटी के बासमती चावल, हरी इलायची, दालचीनी, लौंग, सब कुछ है इसमें। आज तो हमारे इस पुलिस स्टेशन से बिरयानी की खुशबू पूरे गांव में महकनी चाहिए। रमेश थैले से मसाले को निकालकर उनकी खुशबू सूंघते हुए, अरे गीता मैडम, आप इस रमेश के हाथों के जादू को बहुत कम आंक रही हैं। आप बाजार से जो ये शानदार सामान लाई हैं, इसमें जब मेरे हाथों का हुनर मिलेगा ना, तो फिर देखिएगा क्या गजब होता है। आप बस किनारे खड़े होकर तमाशा देखते जाइए। आज मैं जो चिकन बिरयानी बनाने वाला हूँ, उसके आगे शहर के बड़े बड़े 5 स्टार होटल और मशहूर ढाबों वाले भी सिर झुका लेंगे। मेरे हाथों में साक्षात अन्नपूर्णा बसती है मैडम। जादू है मेरी उंगलियों में। चुटकी लेते हुए कहती है, ठीक है, आपकी बातों के महल तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन जरा खाना बनाते समय होश में रहिएगा रमेश जी। पिछली बार की तरह मुट्ठी भर भर के लाल मिर्च और मसाले मत उड़ेल दीजिएगा। खाकर सबके पेट में आग लग गई थी। मसालों का हाथ थोड़ा हल्का ही रखिएगा। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस बिरयानी के चक्कर में अपनी ड्यूटी मत भूल जाना। खाना पकने को रखकर तुरंत अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाइएगा। अरे आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए मैडम, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। सारी चीजें मिलाकर पतीले को चूल्हे पर चढ़ा दूंगा। एकदम घड़ी के हिसाब से ठीक 1 घंटे में बिरयानी दम पर पक जाएगी। मैं उसे बिल्कुल धीमी आंच पर छोड़कर बाहर आकर ड्यूटी पर बैठ जाऊंगा। और उसके बाद जब ढक्कन खुलेगा ना, आहा, कसम से जन्नत के नजारे दिखेंगे। पुलिस स्टेशन के पिछले हिस्से में बनी जेल की कोठरी दीवार के ऊपरी हिस्से में बनी एक छोटी सी खिड़की से आ रही हल्की सी रोशनी के अलावा वहाँ सिर्फ गहरा अंधेरा और एक अजीब सी उदासी छाई है। करण अपने दोनों घुटनों के बीच सिर छुपाए बहुत ही मायूस बैठा है, जैसे अंदर ही अंदर रो रहा हो। सूरज करण के कंधे पर बहुत प्यार से हाथ रखते हुए, क्या बात है रे करण, सुबह से देख रहा हूँ ऐसे एक कोने में दुबक कर मुंह लटकाए बैठा है। एक शब्द भी नहीं बोला तूने। हुआ क्या है? इस जेल की दीवारों को देखकर डर लग रहा है क्या? या फिर सुबह जो उन्होंने वो बिना नमक वाली पानी वाली दाल और पत्थर जैसी सख्त रोटियां दी थी, वो पेट में हजम नहीं हुई? करण अपना सिर धीरे से उठाता है। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी है। आज मेरा जन्मदिन है सूरज भाई। जब मैं छोटा था ना, तो हर साल आज के दिन मेरे घर में किसी बड़े त्योहार जैसा माहौल होता था। मेरी माँ सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी। उसे पता था कि मुझे क्या पसंद है, इसलिए वो पसीने में तर होकर भी अपने हाथों से मेरे लिए खीर, गर्मा गर्म पूरियां और दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना बनाती थी। आज इसी अंधेरी कोठरी में जेल की उन सूखी और कड़क रोटियों को देखकर मुझे मेरी माँ का चेहरा याद आ रहा है भाई। माँ के हाथों का खाना याद करके मेरे प्राण तड़प रहे हैं। अरे मेरे पागल भाई, बस इतनी सी बात के लिए रो रहा है? पहले अपने ये आंसू पोंछ। माना कि हमारी किस्मत खराब थी, हमने कुछ गलतियां की और उसकी वजह से आज हम इस जेल में सड़ रहे हैं। लेकिन तू मेरा सबसे जिगरी दोस्त है यार। क्या मैं तेरे जन्मदिन को इस घुटन भरी कोठरी में उन सूखी रोटियों के साथ ऐसे ही उदासी में खत्म होने दूंगा? ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तो क्या करेगा? क्या कोई जादू करके किसी शहर के बड़े होटल से खाना मंगवाएगा? भाई ये पुलिस की जेल है, हमारी नानी का घर नहीं। बाहर से किसी को बुलाने या मंगवाने की कोई जरूरत ही नहीं है। दावत यही होगी, इसी जेल की कोठरी में होगी। फिर वो चारों तरफ नजर घुमाकर यकीन करता है कि कोई सुन तो नहीं रहा, और फिर अपनी आवाज बिल्कुल फुसफुसाहट में बदल देता है। तुझे एक बात पता है? वो जो मोटा हवलदार रमेश है ना, वो आज रसोई में कोई बहुत ही स्पेशल चिकन बिरयानी बना रहा है। वो देसी घी और बुने हुए मसालों की महक जो हवा में तैरते हुए हमारी कोठरी तक आ रही है, क्या तूने उस पर ध्यान नहीं दिया?
महक आने से क्या फायदा भाई? क्या महक सूंघने से पेट भरता है? वो खाना उन मोटे पुलिस वालों के लिए ही तो है। हमें कौन खिलाने वाला है यहाँ? तू बस नजारा देखता जा। पिछले 2 हफ्तों से मैं एक मास्टर प्लान पर काम कर रहा हूँ। तूने ध्यान दिया है? हमारी कोठरी के उस कोने में फर्श की एक ईंट और एक टाइल थोड़ी सी ढीली है। रात के समय जब सब सो जाते थे तब मैंने अपनी स्टील की प्लेट के किनारे से उस ईंट को धीरे धीरे खिसकाया और वहाँ से खुदाई करते करते ठीक रसोई के चूल्हे के नीचे तक एक छोटी सी सुरंग बना ली है। और सुबह होने से पहले मैं उस ईंट को वापस ऐसे रख देता था कि किसी को शक भी ना हो। क्या बकवास कर रहा है? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तूने जेल के अंदर सुरंग खोद दी? अगर गलती से भी पुलिस वालों को इसकी भनक लग गई ना तो हमें मार मार कर हमारी खाल उधेड़ देंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरपोक कहीं के, कुछ नहीं होगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हमारी किस्मत देख, उस रमेश हवलदार ने बिरयानी पकने के लिए ठीक उसी जगह रखी है जहाँ मेरी सुरंग खुलती है। तू फटाफट उठ और अपने टिफिन और प्लेट तैयार कर। आज तो बिरयानी की पार्टी होगी। रसोई घर में रमेश एक बड़े से एल्युमिनियम के पतीले में बिरयानी को दम पर लगाता है। पतीले के अंदर की भाप बाहर ना निकले इसके लिए वो ढक्कन के किनारों पर गूंदा हुआ आटा चिपकाता है और ऊपर एक भारी पत्थर रख देता है। वाह रमेश बाबू वाह, क्या खुशबू उठ रही है। मेरे तो अपने ही मुंह में पानी आ रहा है। अब इसे अंदर तक पूरी तरह से पकने में कम से कम आधा घंटा और लगेगा। तब तक मैं बाहर जाकर स्टेशन पर बैठता हूँ, कहीं कोई चोर उचक्का ना आ जाए। रमेश बड़े गुरूर से मुस्कुराता है और रसोई से बाहर चला आता है। अब रसोई बिल्कुल सुनसान है। बाहर टंगी दीवार घड़ी की टिक टिक की आवाज साफ सुनाई दे रही है। अचानक चूल्हे के नीचे वाली जमीन की एक लकड़ी की टाइल धीरे से ऊपर की तरफ उठती है। उस छोटे से छेद के नीचे गुप्त अंधेरी सुरंग दिखाई देती है। उस अंधेरे में सूरज का एक हाथ धीरे से बाहर आता है। उसके हाथ में एक लंबी सी बांस की पतली डंडी है जिसके सिरे पर स्टील का एक बड़ा सा चम्मच मजबूत धागे से बांधा गया है। फिर वो नीचे सुरंग में अपने साथ लाए 2 बड़े स्टील के डिब्बे रखता है। फिर उस लंबी डंडी वाले चम्मच को पतीले के अंदर डालकर बहुत ही कुशलता से बिना एक भी आवाज किए बिरयानी निकालकर अपने डिब्बे में भरने लगता है। पसीने से लथपथ होने के बावजूद वो अपना काम नहीं रोकता। वो पतीले को लगभग आधा खाली कर देता है। डिब्बे फुल होने के बाद वो उतनी ही सफाई से पतीले का ढक्कन वापस उसी जगह पर रख देता है और नीचे से फर्श की टाइल को भी पूरी तरह बंद कर देता है। ये एक ऐसा शानदार सीक्रेट ऑपरेशन था कि किसी को जरा सा भी शक नहीं हो पाया। जेल की कोठरी के अंदर सूरज बिरयानी से भरे 2 डिब्बों के साथ सुरंग से बाहर आता है। जैसे ही वो डिब्बों का ढक्कन खोलता है, शुद्ध घी, खड़े मसाले और पूरी तरह से पके हुए चिकन के टुकड़ों की वो जादुई महक उस सीलन भरी कोठरी के हर कोने में कुछ ही सेकंडों में फैल जाती है। वाह सूरज भाई, तू कोई मामूली इंसान नहीं, तू तो बहुत बड़ा जादूगर है यार। आखिर तूने ये नामुमकिन काम किया कैसे? मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। सूरज जीत की खुशी में चौड़ा होते हुए कहता, वो सब मैं बाद में बताऊंगा। पहले इससे पहले कि वो मोटा रमेश आकर अपना पतीला चेक करे, हम इसे ठिकाने लगा देते हैं। हैप्पी बर्थडे मेरे भाई, चल टूट पड़। दोनों दोस्त भूखों की तरह बिरयानी खाने लगते हैं। करण जैसे ही पहला निवाला अपने मुंह में रखता है, उसके चेहरे पर एक अनोखी चमक आ जाती है। हर निवाले के साथ उसकी आंखों में खुशी और भावुकता के आंसू छलक पड़ते हैं। अपने दोस्त द्वारा उसके लिए उठाए गए इस बड़े जोखिम को देखकर करण का दिल प्यार और आभार से भर जाता है। आधा घंटा बीत चुका है। रमेश और गीता रसोई में वापस आते हैं। रमेश बहुत ही जोश में है और अपनी बनाई हुई कलाकारी का प्रदर्शन करने के लिए बेताब है। आइए गीता मैडम, तशरीफ लाइए। आज आप मेरे हाथों की बनी ये शाही बिरयानी खाकर अपना जीवन धन्य कर लीजिए। देख रही है ना, खुशबू कैसे दिमाग को तर कर रही है। रमेश बड़े ही अभिमान के साथ पतीले से ढक्कन को एक झटके में हटाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर अंदर जाती है, उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। पतीला आधा खाली है और बीच में एक बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है, जैसे किसी ने खुदाई की हो। रमेश बुरी तरह चौंकते हुए और अपने दिल पर हाथ रखकर कहता है, अरे बाप रे,
ये क्या हो गया? मेरी आधी बिरयानी कहाँ उड़ गई? गीता मैडम, सच सच बताइए, मेरे आने से पहले आपने ही चुपके से इसमें आधी बिरयानी निकालकर खा ली ना? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं रमेश जी? मैं कहाँ गई थी? मैं तो बाहर आपके साथ ही कुर्सी पर बैठी थी और आपके साथ ही अंदर आई हूँ। मुझे तो लगता है आपने ही बनाते समय चावल कम डाले हैं और अब इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। नहीं मैडम, मैं अपने माँ की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने पतीला ऊपर तक भरकर दम लगाया था। मेरी आंखों के सामने ये सब गायब हुआ है। मैं बता रहा हूँ, इस पुलिस स्टेशन में जरूर कोई अदृश्य साया, कोई भूत प्रेत का वास है मैडम। वही मेरी इतनी मेहनत से बनाई गई बिरयानी डकार गया। हाय रे मेरी बिरयानी, मेरी किस्मत। जोर से रोने का नाटक करने लगता है। अपनी तेज और जासूसों वाली नजरों से रसोई के हर कोने को घूरती है। उसकी नजर फर्श की उस ढीली टाइल पर जाती है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते रमेश जी, और अगर होते भी हैं तो वो भूत कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही लॉकअप में बंद है। गीता नीचे झुकती है और जमीन पर उस लकड़ी की टाइल के किनारे पर फंसा हुआ एक बहुत ही छोटा सा लाल रंग के कपड़े का टुकड़ा निकालती है। उस कपड़े को देखती ही वो 1 सेकंड में समझ जाती है कि सूरज की कमीज का टुकड़ा है। उसे पूरी कहानी समझ आ जाती है। मुझे समझ आ गया रमेश जी कि ये बिरयानी खाने वाला भूत आखिर कहाँ से प्रकट हुआ था। आप चुपचाप मेरे पीछे पीछे आइए, लेकिन याद रहे आपके जूतों की जरा भी आवाज नहीं आनी चाहिए। देखते हैं वहाँ क्या चल रहा है। गीता और उसके पीछे गुस्से में आग बबूला होता हुआ रमेश दोनों दबे पांव जेल के सेल के बाहर जाते हैं। वे एक दीवार के पीछे छुपकर खड़े हो जाते हैं और अंदर सूरज और करण के बीच चल रही बातचीत को चुपचाप सुनते हैं। करण खाना खाने के बाद पानी से हाथ धोते हुए, मैं सच कह रहा हूँ सूरज भाई, आज तुम्हारे हाथों से ये भरपेट खाना खाने के बाद मुझे मेरी माँ, मेरे घर और मेरे परिवार की बहुत याद आ रही है। याद है जब हम छोटे थे तो हम कितने सीधे और ईमानदार हुआ करते थे। घर में अगर सिर्फ सूखी रोटी और चटनी भी मिलती थी ना, तो भी उसे खाकर हम रात को बिना किसी डर के कितनी चैन की नींद सोते थे। करण की बातों से सूरज भी अपनी पुरानी गलतियों को याद करके बहुत गहरी सोच में डूब जाता है। तू एक एक लफ्ज बिल्कुल सच कह रहा है मेरे भाई। हमने सोचा था कि चोरी करने से रातों रात अमीर बन जाएंगे। बस चंद रुपयों के लालच में आकर हमने शॉर्टकट मारा और गलत रास्ता चुन लिया। लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? हमने अपनी जवानी, अपनी आजादी, सब कुछ इस काल कोठरी के अंधेरे में दफन कर दी है। हर रोज हर पल हम डर डर के जी रहे हैं। ये भी कोई जिंदगी है? करण अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए और बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ कहता है, आज मेरे जन्मदिन के साक्षी में और जिसने मेरी भूख मिटाई है उस अन्न देवता की कसम खाकर आज मैं एक बहुत बड़ा फैसला ले रहा हूँ। यहाँ से अपनी सजा पूरी करके बाहर निकलने के बाद मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी किसी का हक नहीं मारूंगा। अगर मुझे दिन भर कड़ी धूप में पत्थर तोड़कर मजदूरी भी करनी पड़ी ना, तो मैं वो कर लूंगा, लेकिन सिर्फ मेहनत और ईमानदारी की कमाई की रोटी ही खाऊंगा। मैं अपनी माँ का वो खोया हुआ सम्मान वापस लाऊंगा और एक अच्छा बेटा बनकर दिखाऊंगा। मैं भी तेरे साथ हूँ करण। आज और इसी पल से इस चोरों वाली घटिया जिंदगी को हम हमेशा के लिए दफना देंगे। जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो एक नई, साफ सुथरी और इज्जतदार जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सर उठाकर जिएंगे मेरे भाई, सर उठाकर। सेल के बाहर खड़ी गीता और रमेश बिना हिले डुले ये सब सुन रहे थे। उनकी ये बातें सुनकर अंदर से पूरी तरह पिघल जाता है। उसकी पुलिस की वर्दी के अंदर छिपा एक इंसान जाग जाता है और उसकी आंखों की कोर भी गीली हो जाती है। वो आंसू पोंछते हुए बहुत धीमी आवाज में गीता से कहता है, मैडम, इन कमीनों ने मेरी इतनी मेहनत से बनाई गई बिरयानी चुराई है। मैं अभी अंदर जाकर इन दोनों की ऐसी मरम्मत करूंगा कि इनकी पुश्तें याद रखेंगी। मुझे बेवकूफ बनाते हैं। छोड़ दीजिए रमेश जी, अब आपको अंदर जाकर उन पर अपनी लाठी बरसाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी पुलिस की ये सख्त लाठियां और इस जेल की ये मजबूत दीवारों ने जो काम इतने महीनों से नहीं कर पाया, वो काम आज आपके हाथ की बनी उस बिरयानी ने कर दिखाया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें उनकी सबसे बड़ी सजा और भविष्य के लिए एक सही रास्ता दोनों ही आज मिल गए। चलिए हम दोनों यहाँ से चलते हैं। गीता और रमेश बिना एक शब्द बोले वहां से चले जाते हैं। जेल की कोठरी के अंदर करण और सूरज जमीन पर लेट जाते हैं। इतने दिनों से उनके चेहरे पर जो सजा का डर और भविष्य की चिंता थी, वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। अब उनके चेहरों पर एक अजीब सा सुकून, एक गहरी शांति और एक नई उम्मीद दिखाई दे रही है। उस रात उन्होंने सिर्फ एक स्वादिष्ट बिरयानी का ही मजा नहीं लिया था, बल्कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा
और कभी ना भूलने वाला सबक सीख लिया था। उनके मन अब एक नई और उज्जवल सुबह का स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो देखा, इंसान के अंदर पनपने वाले बुरे विचार और उसके द्वारा की गई गलतियां कभी भी स्थायी नहीं होती। कभी कभी जिंदगी में मिलने वाली एक छोटी सी खुशी या अपनों से जुड़ी कोई गहरी याद भी इंसान के दिल को इतनी गहराई से छू सकती है कि वो उसे हमेशा हमेशा के लिए एक अच्छा, सच्चा और ईमानदार इंसान बना दे। पश्चाताप की भावना और खुद को सुधारने की शुरुआत किसी भी पल, किसी भी उम्र और किसी भी जगह